हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डायरेक्शन विजन। और आज हम लोग शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पर कुछ पार्ट ए में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एसएससी जेईई या यूपी अर्बनल में मैक्सिमम क्वेश्चन पुटअप हुए जा रहे हैं। आज जो सभी मैक्सिमम डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटी जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टेस्ट लेने के लिए बोला गया है, तो जाहिर सी बात है हमारे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी ये वीडियो हेल्पफुल होगा जो सेमेस्टर एग्ज़ाम देने वाले हैं, जिनके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए बीम विच इज फिक्स एट वन एंड एंड फ्री एट अदर एंड इज कॉल्ड। एक ऐसा बीम जिसका एक सिरा फिक्स है तथा दूसरा सिरा फ्री है, ऐसे बीम को कौन सा बीम बोलेंगे? तो उसके बीम को हम बोलेंगे एक कैंटिलीवर बीम है। ऑप्शन अपना करेक्ट करते रहेंगे। दूसरा क्वेश्चन, ए बीम एक्सटेंडिंग बियॉन्ड द सपोर्ट इज कॉल्ड। एक ऐसा बीम जो सपोर्ट से बाहर निकला हो। तो जाहिर सी बात है एक ऐसा बीम जो सपोर्ट से बाहर निकला है, सिंपली सपोर्टेड बीम, फिक्स बीम, ओवर हैंगिंग बीम, कैंटिलीवर बीम। तो ओवर हैंगिंग बीम एक ऐसा बीम है जो सपोर्ट से बाहर निकला है। यदि वन साइडर बाहर निकला है तो वन साइडर ओवर हैंगिंग बीम। यदि बोथ साइड सपोर्ट से बाहर निकला है तो उसको बोथ साइड ओवर हैंगिंग बीम है बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चाहे इसका ये कैंटिलीवर बीम का हम लोग इसको देख लें तो इसको भी हम आंसर करेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बीम इनकास्टेड एट बोथ द एंड इज कॉल्ड। एक ऐसा बीम जिसका दोनों सिरा फिक्स हो, तो जाहिर सी बात है वो ऐसे बीम को फिक्स बीम कहते हैं। एक ऐसा बीम जिनका दोनों सिरे क्या हो, फिक्स हो, फिक्स बीम कहते हैं। इनकास्टेड का मतलब होता है बिल्ड अप, बिल्ड का मतलब दोनों ओर बंधा हुआ है। ए बीम सपोर्टेड ऑन मोर देन टू सपोर्ट। एक ऐसा बीम जो दो से अधिक सपोर्ट होता है तो उसको हम कंटिन्यूअस बीम कहते हैं। कंटिन्यूअस का डेफिनेशन ही है सिंपल सा। यदि आपको और ज़्यादा डिस्कस करना है कि बीम कितने प्रकार का होते हैं ना, वो स्टैटिकल डिटर्मिनेट है कि इनडिटर्मिनेट है, स्टेबल हैं कि अनस्टेबल हैं, या ये कंटिन्यूअस बीम में एक आपका सपोर्ट हिंज रहता है, बाकी हिंज रहता है या रोलर रहता है, तो आदि देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। उसमें भी आपके बहुत सारे अच्छे कॉन्सेप्ट आपका लेक्चर में मिल जाएगा। तो इसमें हम लोग बोलेंगे बीम सपोर्टेड ऑन मोर देन टू सपोर्ट, तो जाहिर सी बात है वो ओवर हैंगिंग बीम होगा। इसको हम करेक्ट कर देते हैं, ओवर हैंगिंग बीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंटिलीवर बीम इज वन विच फिक्स एट बोथ एंड, फिक्स एट वन एंड एंड फ्री एट अनदर एंड। तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन नंबर 5 का आपका बी आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए कंटिन्यूअस बीम इज वन विच, ए कंटिन्यूअस बीम फिक्स एट बोथ एंड, फिक्स एट वन एंड एंड फ्री एट अनदर, सपोर्टेड ऑन मोर देन टू सपोर्ट। वो भी कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है, जाहिर सी बात है कि मोर देन टू सपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कंसंट्रेटेड लोड इन इज वन विच एक्ट ए पॉइंट ऑन द बीम स्फेयर्ड नॉन यूनिफॉर्म ओवर द होल लेंथ ऑफ ए बीम, स्फेयर्ड यूनिफॉर्मली ओवर द होल लेंथ ऑफ द बीम, वेरी यूनिफॉर्मली ओवर द होल लेंथ ऑफ द बीम। तो जाहिर सी बात है इसमें है एक्ट एट ए पॉइंट ऑन द बीम। तो एक्ट एट ए पॉइंट ऑन द बीम मीन्स आपको यह एक पॉइंट लोड है, मीन्स भार की तीव्रता बहुत कम लंबाई पर, मतलब जस्ट एकदम निगलेजिबल लेंथ पर यदि कार्य करे तो उसको हम लोग कंसंट्रेटेड अथवा पॉइंट लोड बोलते हैं। व्हेन ए लोड ऑन ए फ्री एंड, व्हेन ए लोड ऑन द फ्री एंड ऑफ कैंटिलीवर बीम इज इंक्रीज, फेल्योर विल बी अकर। दैट इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में मैक्सिमम पूछा जाता है। आप कैंटिलीवर बीम के, सपोज कैंटिलीवर कोई बीम है और कैंटिलीवर बीम के कहीं पर भी भार लगाया जाए, जो उसका फेल्योर होगा वो हमेशा एट द फिक्स एंड पर फेल्योर होगा। तो फिक्स एंड पर हमेशा ये फेल्योर होने की पॉसिबिलिटी रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेंडिंग मोमेंट एट द फ्री एंड ऑफ द कैंटिलीवर बीम, बेंडिंग मोमेंट एट द फ्री एंड ऑफ द कैंटिलीवर बीम। तो बेंडिंग मोमेंट फ्री एंड पर कैंटिलीवर बीम पर जाहिर सी बात है 0 होगा, और मैक्सिमम कहाँ होता है? एट द फिक्स, जैसा कि आप बताए हैं। व्हेन ए कैंटिलीवर बीम इज लोडेड विथ कंसंट्रेटेड लोड, व्हेन ए कैंटिलीवर बीम इज लोडेड विथ कंसंट्रेटेड लोड, द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम विल बी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन एंड पैराबोलिक लाइन। तो जब हम किसी कैंटिलीवर बीम के
पॉइंट लोड लगा हो, उस केस में यदि हम शियर फोर्स डायग्राम देखा जाए तो जाहिर सी बात है वह नॉन जीरो कांस्टेंट लाइन, जिसको हम रेक्टेंगुलर शेप बोल सकते हैं। लेकिन यदि उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखा जाए तो एक प्रकार का वो राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जाता है, मतलब 1 डिग्री यानी लीनियरली वेरी करेगा, जिसको हम बोलेंगे कि यह इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। कभी कभी लीनियर बोल सकते हैं, कभी कभी इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन बोलेगा, कभी 1 डिग्री वेरी बोलेगा। तो आप समझ जाएंगे कि आंसर इसका कितना है, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑफ ए कैंटिलीवर बीम एट द फ्री एट द फिक्स। हमने बताया कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमेशा कहाँ रहता है, फिक्स एंड पर लगा होता है, और फेल्योर भी इसी फिक्स एंड पर कार्य करता है। द shear force of the cantilever beam of length L carry uniformly distributed load W per unit length H कितना होगा एट द फ्री एंड। फ्री एंड पर जब एक shear force डायग्राम कैंटिलीवर बीम है जिसकी लंबाई L है, जिस पर यूडीएल लोड लगा है, तो एक कैंटिलीवर बीम जिस पे यूडीएल लोड लगा है उसकी लंबाई L है, तो फ्री सिरे पर shear force का मान कितना होगा। तो फ्री सिरे पर तो shear force का मान आप इक्वेशन बनाते थे कि m का, तो जाहिर सी बात है उसमें स्मॉल w इंटू एक्स आता था, x की वैल्यू 0 कर देंगे, फ्री सिरे पर आपका 0 आ जाएगा। तो ए ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द shear force ऑफ द कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ L कैरिंग द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड W पर यूनिट लेंथ एट द फिक्स एंड। यदि फिक्स एंड की बात किया जाए तो जाहिर सी बात है यदि यूडीएल लोड लगा होगा तो shear force जो डायग्राम वेरी करेगा वो सिंपल सा किस तरह से वेरी करेगा, किस तरह से वेरी कर सकता है shear force डायग्राम, जाहिर सी बात है वह 1 डिग्री वेरी करेगा, जिसकी वैल्यू हो कितना होगा W इंटू एल। तो W इंटू एल मान का ये वेरिएशन आपका आएगा shear force डायग्राम यहाँ पर। नेक्स्ट यदि डिस्कस किया जाए, देखिए ये वाला क्वेश्चन सभी लोग आप अपना करेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। The shear force diagram of a cantilever beam of length L carrying the uniformly distributed load W per unit length will be। करें एक shear force डायग्राम कैंटिलीवर जिसकी लंबाई L है, कैरी यूनिफॉर्मली यूडीएल लोड लगा है, मीन्स W पर यूनिट लेंथ विल बी क्या बनेगा वो, ए राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ए रेक्टेंगुलर। तो जाहिर सी बात है shear force डायग्राम जो होगा वो आपका एक प्रकार का राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे। एक shear force डायग्राम का कैंटिलीवर बीम किया जाएगा तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 देखेंगे। द बेंडिंग मोमेंट ऑफ ए कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ L। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, द बेंडिंग मोमेंट ऑफ कैंटिलीवर बीम और लेंथ L कैरिंग द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ W पर यूनिट लेंथ H एट द फ्री एंड पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होगा। तो फ्री सिरे पर चाहे आपका shear force हो चाहे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो, तो जाहिर सी बात है यदि वो यूडीएल लोड लगा है तो उस केस में फ्री सिरे पर बेंडिंग मोमेंट भी क्या होगा, 0 होगा, और इसको हम लोग आंसर करते हैं 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छा, इसका कॉन्सेप्ट जानने के लिए बिल्कुल आप यदि हमारे चैनल पर ही यदि आप इसका थियोरेटिकल क्लास मतलब थियोरी वाला क्लास जिसमें हम कॉन्सेप्ट बताते हैं, यदि आप उस क्लास को कर लेंगे तो ये सब क्वेश्चन एकदम आसान हो जाएगा। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप वहां से देखेंगे तो उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट बनेंगे जिसमें आपको ये सब क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा। द shear force एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, द shear force एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आर 0 एट द फ्री एंड ऑफ कैंटिलीवर बीम इफ इट इज कैरी। मतलब ध्यान देंगे इस क्वेश्चन का, एक shear कैंटिलीवर बीम है, इसमें से कौन से ऐसे कंडीशन है जिसमें shear force और बेंडिंग मोमेंट दोनों ही 0 होता है। तो पॉइंट लोड एट द फ्री एंड, जब कैंटिलीवर बीम के एक सिरे पर पॉइंट लोड लगाते हैं तो उस केस में shear force डायग्राम तो फ्री सिरे पर आपका W ही आता है, मतलब एक तरीके से नॉन जीरो कांस्टेंट पूरे लेंथ पर रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि भाई ये रेक्टेंगुलर शेप में बनेगा shear force डायग्राम, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। पॉइंट लोड एट मिडिल, इसका भी कोई रोल नहीं है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर द, यूडीएल लोड के केस में एक कैंटिलीवर बीम जिसपे यूडीएल लोड लगा है और उस केस में आपका दोनों ही shear force और बेंडिंग मोमेंट एट द फ्री सिरे पर आपका 0 होगा, यानी आंसर कितना होगा 16 का सी। 17 का द बेंडिंग मोमेंट ऑफ ए कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ L कैरिंग द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर लोड W पर यूनिट लेंथ एट द फिक्स एंड। अब यहाँ से फिर से देखेंगे कि बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, तो जाहिर सी बात है बेंडिंग मोमेंट हम लोग को देखना है, तो कितना होगा बेंडिंग मोमेंट का मान,
WL² 2। तो WL² आपका ये आंसर हो जाएगा आपका डी 17 का। और इसका जो वेरिएशन होगा बेंडिंग मोमेंट का वो किस तरह के होता है, पैराबोलिक होता है। जब यूडीएल लोड लगा है उस केस में शेयर फोर्स तो 1 डिग्री ही घूमेगा, 1 डिग्री आपका सेफ होगा, लेकिन बेंडिंग मोमेंट आपका जो होगा वो पैराबोलिक होगा, जिसकी वैल्यू फिक्स सिरे पर WL² 2 होगा। यदि फ्री कहता तो आप 0 बना दें। द शेयर फोर्स डायग्राम फॉर ए कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ एल कैरिंग द ग्रेजुअली वैरिंग लोड। अब देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट बदल रहा है, ग्रेजुअली लोड बोल रहे हैं। द शेयर फोर्स डायग्राम फॉर ए कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ एल कैरिंग द ग्रेजुअली लोड 0 एट द फ्री एंड एंड W पर यूनिट लेंथ एट द फिक्स एंड। फिक्स एंड पर W पर यूनिट लेंथ लगा है और फ्री सिरे पर 0 लगा है। तो कह रहा है कि शेयर फोर्स किस प्रकार से वेरी करेगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, इंक्लाइंड लाइन और पैराबोलिक लाइन। तो ये ध्यान दीजिएगा, यदि लोडिंग डायग्राम 1 डिग्री है, 1 डिग्री का मतलब इंक्लाइंड लाइन है, और यूवीएल को हम बोल सकते हैं कि 1 डिग्री वेरिएशन होता है लोडिंग का। तो जब हमारा यूवीएल लोड लगा है, यूवीएल 1 डिग्री होता है, यूवीएल 1 डिग्री होता है, तो शेयर फोर्स डायग्राम 2 डिग्री वेरी करेगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम 3 डिग्री। 1 डिग्री को हम स्ट्रेट लाइन, 2 डिग्री को पैराबोलिक और 3 डिग्री को क्यूबिक पैराबोलिक बोला जाता है। तो यहाँ जो हमारा लोड ये लग रहा है, ये वाला ग्रेजुअली वेरिंग लोड है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंक्लाइंड लाइन, इंक्लाइंड लोडिंग। इंक्लाइंड लोडिंग यदि लोडिंग डायग्राम है तो जो शेयर फोर्स डायग्राम वेरी करेगा वो कैसा करेगा, पैराबोलिक करेगा। यदि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम रहता तो क्यूबिक पैराबोलिक हो जाता है। द शेयर फोर्स ऑफ द कैंटिलीवर बीम लेंथ एल कैरिंग द ग्रेजुअली वेरिंग लोड फ्रॉम 0 एट द एंड एंड W पर यूनिट लेंथ एट द फिक्स एंड। एट द फिक्स एंड कितना होगा, शेयर फोर्स ऑफ द कैंटिलीवर बीम, शेयर फोर्स एट द कैंटिलीवर बीम L लेंथ L कैरिंग द ग्रेजुअली वेरिंग लोड फ्रॉम 0 एट द फ्री एंड W पर यूनिट लेंथ एट द फिक्स एंड। एट द फिक्स एंड शेयर फोर्स कितना होगा, फिक्स एंड पर कितना होगा। तो जाहिर सी बात है शेयर फोर्स आपका होता है फिक्स एंड पर जो आएगा वो आपका WL/2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द बेंडिंग मोमेंट ऑफ द कैंटिलीवर बीम लेंथ L, द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ L कैरिंग द ग्रेजुअली वेरिंग लोड फ्रॉम 0 एट द फ्री एंड एंड W पर यूनिट लेंथ एट द फिक्स एंड। 0 आपका फ्री एंड पर, W पर यूनिट लेंथ फिक्स एंड पर, मतलब एक प्रकार का ट्रायंगुलर लोडिंग दिया गया है, मतलब 1 डिग्री आपका लोडिंग वेरिएशन है। तो फिक्स एंड पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कितना होगा, तो WL²/6 इसका आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आता है WL²/6। तो इन सभी को यदि आपको देखना है, मतलब इसका किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, इसका डेरिवेशन देखना है, तो हमारे चैनल पर ही आपको इसका पूरा डेरिवेशन मिल जाएगा। द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम, द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ L कैरिंग द पॉइंट लोड एट द सेंटर ऑफ द बीम। एक सिंपली सपोर्टेड बीम जिसकी लंबाई L है, जिसके सेंटर पर पॉइंट लोड लग रहा है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का मान कितना होगा। तो जाहिर सी बात है आप वहाँ पर निकालते हैं कि भाई पहले हम लोग रिएक्शन निकालते हैं, सेंटर पर लगा होगा तो रिएक्शन W/2 आता है। सी पॉइंट पर मोमेंट लेंगे तो जाहिर सी बात है रिएक्शन इंटू L/2, रिएक्शन का मान W/2 इंटू L/2, WL/4, यानी आंसर आपका कितना हो जाएगा, WL/4 आपका ये आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम लोडेड इन सेंटर। जब सेंटर पर लोड लगा था उसका शेप किस प्रकार से बना होता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ए ट्रायंगल। जब इसका भी कॉन्सेप्ट आप देखेंगे वहाँ पर थ्योरी में, तो आपको ये मालूम चलेगा कि एक पॉइंट लोड जब सेंटर पर सिंपली सपोर्टेड बीम के लगता है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा जिसके बीच में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का मान जो WL/4, अभी भी आपसे क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं, यानी आंसर आपका कितना हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द शेयर फोर्स इन द सेंटर ऑफ द सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड W पर यूनिट लेंथ। शेयर फोर्स इन द सेंटर ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूडीएल लोड, जाहिर सी बात है। तो कह रहा है सेंटर पर, द शेयर फोर्स इन द सेंटर ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग द यूडीएल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड W पर यूनिट लेंथ।
तो सेंटर पर कितना होगा जानते हैं, किनारे पर आपका WL/2 WL/2 होता है चूँकि रिएक्शन आता है शियर फोर्स, लेकिन सेंटर पर क्या होगा, 0 होता है, क्योंकि वह 0 सेंटर पर ही अपने साइन को बदलता है प्लस से माइनस, और इस प्रकार से सेंटर पर 0 होता है। द बेंडिंग मोमेंट in the center of simply supported beam carrying the uniformly distributed load W per unit length. The bending moment in the center of simply supported beam carrying the uniformly distributed load. तो बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, जबकि हम लोग यूडीएल लोड लगा रहा है सिंपली सपोर्टेड बीम पर, तो इसकी वैल्यू जो आपका आता है WL²/8 आता है, यानी आंसर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। The shear force at the center, the shear force at the end of simply supported beam carrying the uniformly distributed load of W per unit length. The shear force at the end of simply supported beam. तो जाहिर सी बात है एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिस पे यूडीएल लोड लगा है, तो इंड मतलब सपोर्ट पर शेयर फोर्स का मान कितना होगा, तो एक तरफ सपोर्ट पर प्लस आपका होता है WL/2 और दूसरे पर माइनस WL/2, तो आंसर कितना हो जाएगा, एक पर आपका WL/2 और दूसरे पर माइनस WL/2। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 का, द शेयर फोर्स डायग्राम फॉर ए सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड W पर यूनिट लेंथ कंसिस्ट ऑफ। शेयर फोर्स डायग्राम आपका किस प्रकार से वेरी करेगा, तो जाहिर सी बात है कि एक इसका जो वेरिएशन होता है WL/2 से माइनस WL/2 एक स्ट्रेट लाइन होता है, और शेयर फोर्स जो सपोर्ट पर आता है WL/2 होता है, तो एक ऊपर राइट एंगल बनता है और दूसरा एक नीचे राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। तो जाहिर सी बात है 2 राइट एंगल ट्रायंगल का निर्माण करता है एक सिंपली सपोर्टेड बीम जिस पे यूडीएल लोड लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 देखते हैं। द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर ए सिंपली सपोर्टेड बीम कैरी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड W पर यूनिट लेंथ विल बी। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एक सिंपली सपोर्टेड बीम पर कैसे वेरी करेगा जबकि इस पे यूडीएल लोड लगा होता है, तो जाहिर सी बात है कि बेंडिंग मोमेंट यूडीएल लोड लगा है तो उस केस में हमारा पैराबोलिक कर्व के रूप में बदलता है, और आपने अभी जो WL²/8 किया गया है, तो पैराबोलिक का मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर WL²/8 आप बोले थे, जैसा कि क्वेश्चन ऊपर सॉल्व किया गया है। द शेयर फोर्स एट द सेंटर ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम, द शेयर फोर्स at the center of simply supported beam with the gradually varying load from 0 at the both end and W per unit length at the center। अब यहाँ पर देखिए हमारा एक तरीके से ग्रेजुअली वायरिंग लोड यानी यूवीएल लोड लगा है, वायरिंग लोड लगा है, 0 आपका किनारे किनारे पर है, बीच में आपका W पर यूनिट लेंथ मैक्सिमम लोड लगा है W। तो सेंटर पर शियर फोर्स का मान कितना होगा, तो किनारे पर आपका WL/4 एक दोनों तरफ से वेरिएशन होगा, उसका वेरिएशन आपका पैराबोलिक कर्व के रूप में होता है क्योंकि यह सिमेट्रिक होता है, और जो यदि सिमेट्रिक होता है, यदि लोडिंग डायग्राम सिमेट्रिक हैं तो शेयर फोर्स डायग्राम स्क्यू सिमेट्रिक होता है, मतलब जैसे शेप प्लस में बनता है सेम उसी प्रकार से माइनस में शेप बनता है, जैसा शेप ऊपर रहेगा उसका मिरर शेप नीचे रहेगा, लेकिन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एकदम सिमेट्रिक होता है। ओवरऑल फिर से सुन लेंगे, यदि लोडिंग डायग्राम सिमेट्रिक है तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तो सिमेट्रिक होगा, लेकिन शेयर फोर्स डायग्राम आपका स्क्यू सिमेट्रिक होगा। स्क्यू का मतलब आपका प्लस में जिस तरीके से प्लस कोऑर्डिनेट में होगा उसी प्रकार से उसका नीचे वाले कोऑर्डिनेट में भी होगा। तो आपका सेंटर पर साइन बदलता है, जाहिर सी बात है यहाँ पर कितना होगा, 0 होगा। यदि आपका सपोर्ट पर पूछता तो आपका ये आंसर दूसरा रहता। द पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर, द पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर इज द पॉइंट वेयर शेयर फोर्स चेंज द साइन, बेंडिंग मोमेंट चेंज द साइन, शेयर फोर्स इज द मैक्सिमम, बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम। तो बेंडिंग मोमेंट जहाँ साइन को बदलता है, बेंडिंग मोमेंट जहाँ साइन को बदलता है, ऐसे कर सकते हैं बेंडिंग मोमेंट का जहाँ कर्व बदलता है, कर्व बदलने का मतलब कनकेविटी अपवर्ड जा रहा है तुरंत कनकेविटी डाउनवर्ड हो गया, तो जहाँ पर कनकेविटी अपवर्ड से कनकेविटी डाउनवर्ड हुआ मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ, जिसको आप सैगिंग बेंडिंग मोमेंट और हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट बोलते हैं। तो सैगिंग बेंडिंग मोमेंट से हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट या हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट से सॉगिंग बेंडिंग मोमेंट यदि बनता है तो आपका वहाँ पर पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर आता है। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है कि पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर कौन से बीम में बनता है, तो इसके लिए हमारा और आगे दूसरा सेकेंड पार्ट आपको देखना होगा,
सेकेंड पार्ट में थोड़ा सा इसका लेवल और ज़्यादा हम लोग इंक्रीज करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन सॉल्व भी करा के बताया जाए। अभी तो एक कॉन्सेप्चुअल बेस है कि जो आप कॉन्सेप्ट जानते हैं उस बेसिस पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। When the shear force at the point is 0, the bending moment at the point कितना होगा? तो जाहिर सी बात है, shear force जहाँ पर 0 हो रहा है जिस पॉइंट पर, वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट का मान मैक्सिमम होता है। तो ये तो 30 क्वेश्चन है, आप देखेंगे तो बहुत सारे इसमें क्वेश्चन आपके SSC JEE का भी मैच कर रहा होगा। ये सब ऐसे क्वेश्चन हैं जो जनरली एग्जाम में पुट अप होते हैं। तो ये वाला इसका आंसर हम लोग करेक्ट कर देते हैं 30 क्वेश्चन का। तो ये पूरा 30 क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन हो गया है, और इस प्रकार से हम लोग आगे वाला फिर नेक्स्ट 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसका सेकंड पार्ट। इसके लिए आपको हमारे वीडियो के साथ बने रहना होगा, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लोग को शेयर कर लेंगे, तथा कमेंट करके ही बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो आगे कंटिन्यूअस के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।